हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग आज फिजिक्स का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और उनका डेफिनेशन क्या होता है और वो कैसे क्वांटिटीज हैं। जैसे कि एक स्केलर क्वांटिटी था, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी था, है ना। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है ना। उनके बीच में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो हम लोग एग्जाम्पल लेकर के भी समझे थे। आज बच्चों हम लोग इस चैप्टर का जो टॉपिक है दैट इज मोशन, उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, रेस्ट क्या है ना। व्हाट इज रेस्ट। ओके, तो बच्चों जैसे सपोज कर लो अभी हम यहाँ पर आपके सामने खड़े हैं, ठीक है। और अगर हम अपना पोजीशन चेंज नहीं करते, मेरे सामने और भी बहुत सारा सब कुछ है, मेरे पीछे ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, और साइड में कुछ और भी चीजें हैं, ठीक है। तो वो अपने जगह पर फिक्स्ड है, मैं अपने जगह पर खड़ा हुआ हूं, यानी कि मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। इफ आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू माई इमीडिएट सराउंडिंग, मेरे अगल बगल में जो भी चीजें हैं उनके रेस्पेक्ट में अगर हम अपना पोजीशन चेंज नहीं करते बच्चों, तो हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो रेस्ट को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे ना, उसका डेफिनेशन क्या होगा ना। if an object does not change its position, if an object does not change its position with respect to its immediate surrounding, with respect to its immediate surrounding, then we say that the object is at rest, the object is at rest. okay, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है ना, जैसे सपोज अभी आप इस वीडियो को देखते वक्त एक जगह पर बैठे हुए हो, पता नहीं आजकल तो घूम घूम करके भी देख सकते हो, मोबाइल है ना। अगर कंप्यूटर होता तो फिर एक जगह पर बैठ करके देखना पड़ता है, मोबाइल है तो घूम घूम करके भी देख सकते हो, है ना। तो ये एग्जांपल सही नहीं है। ओके जैसे सपोज कर लो एक बुक एक टेबल के ऊपर रखा गया है, ठीक है, और वो बुक अपना पोजीशन खुद से तो चेंज नहीं कर सकता, है ना। टेबल के हिसाब से अगर हम लोग उसे देखेंगे तो उसका पोजीशन फिक्स्ड है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो हम लोग कहेंगे कि दैट बुक इज एट रेस्ट, दैट बुक इज एट रेस्ट। ओके, अब उसके बाद आता है मोशन। मोशन क्या है ये इतना समझ में आ गया आप लोगों को, रेस्ट क्या होता है। अब यहां पर एक चीज नोट करोगे, इमीडिएट सराउंडिंग हमने लिखा है, बाद में इस चीज को हम लोग समझेंगे इमीडिएट सराउंडिंग क्यों लिखा है, ठीक है। पहले मोशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। मोशन किसे कहते हैं हम लोग, व्हाट इज मोशन ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है ना। इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, इफ एन ऑब्जेक्ट is changing its position okay, with respect to शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, आप लोग फुल फॉर्म में लिखोगे, with respect to its immediate surrounding, then we say that the object is in motion. ओके, तब हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन है। जैसे सपोज कर लो ये एक रोड है, ठीक है, रोड के किनारे सपोज तुम खड़े हो, ठीक है, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट खड़ा है और इधर से एक कार आता है, वो मूव करता हुआ आगे चला जाता है, ठीक है। तो देखो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, पहले वो तुमसे लेफ्ट हैंड साइड में था, तुम अगर यहाँ पर खड़े हो तो वो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ था, कुछ देर के बाद वो तुम्हारे सामने आ गया, फिर वो आगे बढ़ता रह रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू यू द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, दैट मींस ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो रेस्ट और मोशन जो है ये हम लोग इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो rest and motion
रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ठीक है, ठीक है। रेस्ट और मोशन जो है बच्चों ये रिलेटिव टर्म्स है, मतलब ये कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है ना। मतलब क्या, देखो समझाते हैं। जैसे सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट है, ओके, सपोज कर लो, जैसे सपोज आप खड़े हो एक जगह पर, ठीक है, आप खड़े हो, कोई दूसरा अगर आपको देखेगा तो वो सोचेगा आप रेस्ट में हो, है ना। कोई अगर सपोज कर लो आपसे 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है और वो आपको देखा तो वो क्या बोलेगा कि यू आर एट रेस्ट, यू आर एट रेस्ट, क्योंकि तुम अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो तो तुम रेस्ट में हो। अच्छा, अगर सपोज कर लो आपको किसी ने स्पेस से देखा, आपको किसी ने कहां से देखा, स्पेस से देखा, तो उसे कैसा लगेगा, उसे ऐसा लगेगा कि जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है और रिवॉल्व कर रहा है, और साथ में आप भी रोटेट कर रहे हो और रिवॉल्व कर रहे हो, उसे ऐसा लगेगा, है ना। तो देखो ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम किसी के लिए वो रेस्ट में हो सकता है तो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो मोशन में हो सकता है, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो मोशन में हो सकता है। समझ में आ रहा है? एक ही ऑब्जेक्ट है ना, देखने वाला अगर चेंज हो जाएगा, देखने वाले का पोजीशन अगर चेंज हो जाता है तो फिर रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। जो आपसे 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है वो आपको देखेगा, बोलेगा नहीं ये इंसान रेस्ट में है, लेकिन अगर आपको कोई स्पेस से देखता है तो वो क्या कहेगा, नहीं ये इंसान मोशन में है। तो द सेम ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम, है ना। एक ही ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में भी है, मोशन में भी है, एक ही वक्त में। क्यों? बिकॉज अलग अलग ऑब्जर्वर्स हैं यहाँ पर, तो ऑब्जर्वर चेंज हो जाएगा तो हमारा कंक्लूजन, हमारा जो मतलब रिजल्ट है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक के रिजल्ट में आ रहा है कि नहीं आप रेस्ट में हो, दूसरा का रिजल्ट क्या आ रहा है कि नहीं आप मोशन में हो, ठीक है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, इसका मतलब क्या है ना, एक ही ऑब्जेक्ट एक ही वक्त में रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, एज पर द ऑब्जर्वर, एज पर द ऑब्जर्वर। डिफरेंट ऑब्जर्वर्स होंगे तो रिजल्ट यानी कि ऑब्जर्वेशन डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स मतलब क्या है बच्चों ना, एन ऑब्जेक्ट can be at rest as well as in motion. An object can be at rest as well as in motion at the same time, at the same time, okay। एक ही वक्त में ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी। कैसे देखो, एग्जाम्पल तो आपको दिया गया है, फिर भी एक बार देख लो। सपोज कर लो ये अर्थ है और सपोज एक ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा है, ठीक है। सपोज यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट खड़ा है और यहाँ पर सपोज कर लो आप खड़े हो, आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, आपने कहा कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है बिकॉज ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर खड़ा है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। अच्छा, अगर सपोज कर लो कोई यहाँ पर है स्पेस में, कोई कहाँ पर है स्पेस में, ये अर्थ है ना, ये क्या है अर्थ, ठीक है। अब कोई सपोज कर लो आपको कहाँ से देख रहा है, स्पेस से देख रहा है, तो स्पेस से जब वो देखेगा बच्चों तो अर्थ रोटेट कर रहा होगा और सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहा होगा। तो स्पेस में अगर ऑब्जर्वर होगा तो वो क्या बोलेगा, नहीं वो क्या बोलेगा, नहीं ये ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है। तो द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम, दैट इज व्हाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। एक चीज याद, ये भी याद रख लोगे, नथिंग इन दिस यूनिवर्स, ठीक है, नथिंग इन दिस यूनिवर्स, नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। कोई भी ऐसा चीज हमारे इस यूनिवर्स में नहीं है जिसे हम बोल सकें कि वो एब्सोल्यूटली रेस्ट में है, नहीं। अभी आपने एग्जांपल देखा, हमारा पूरा सोलर सिस्टम के बाहर का सिस्टम, एवरीथिंग इज इन मोशन, ठीक है। हम लोग अभी अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। अर्थ घूम रहा है बच्चों, रोटेट कर रहा है एज वेल एज रिवॉल्व भी कर रहा है, लेकिन हम लोग उस चीज को फील नहीं कर पा रहे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट क्या हम लोग रेस्ट में हैं? नहीं, एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। इसी के लिए हम लोग टर्म क्या यूज किए थे, विथ रेस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग, अपने आसपास के जो सराउंडिंग है उसके हिसाब से हम रेस्ट में हैं, लेकिन एब्सोल्यूटली रेस्ट में नहीं है। समझ में आ रहा है? आई एम एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू माई इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है। इधर सपोज कर लो एक कंप्यूटर रखा हुआ है, कंप्यूटर अगर हमें देख रहा होगा तो उसे क्या लगेगा, सर जो खड़े हैं उनका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, तो सर रेस्ट में है। बट अगर सपोज कर लो कोई सैटेलाइट हमें देख रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, वो क्या इंफॉर्मेशन देगा, वो बोलेगा कि नहीं अर्थ रोटेट कर रहा है और सर जो है अर्थ के साथ रोटेट कर रहे हैं, है ना। अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, सर जो है अर्थ के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम हैं, वो रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। एंड नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो,
समझ में आया? कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो, ठीक है? तो बच्चों ये था रेस्ट और मोशन के बारे में, समझ में आ गया? ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा बच्चों दैट इज स्पीड। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा दैट इज स्पीड। स्पीड क्या है, ठीक है? हम लोग अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो इसे ऐसे लिखते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ओके, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ओके, पर यूनिट टाइम, यानी कि कितना डिस्टेंस वो कवर किया ऑब्जेक्ट, ओके, जब वो मूव करेगा तो डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम उसने लगाया, ठीक है? उससे हम लोग स्पीड कहते हैं। और एक तरीका इसे डिफाइन करने का, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स, ठीक है? किसने गति में, है ना, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग स्पीड को बच्चों डिफाइन कर सकते हैं। सबसे जो बेसिक तरीका है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, है ना, कितना डिस्टेंस वो कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगाया, उस टाइम को डिवाइड कर दो, है ना, उस टाइम को डिवाइड कर दो, ओके, तो उसे हम लोग स्पीड कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड। जैसे सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो सपोज कर लो यहां पर खड़ा था, ठीक है, यहां पर खड़ा था, आप जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करेगा तो आप टाइम, एक काम करो, टाइम स्टॉपवॉच होता है उसे स्टार्ट कर दो। तो अभी मूव करना स्टार्ट नहीं किया तो टाइम सपोज 0 सेकंड है, ठीक है। 1 सेकंड के बाद सपोज कर लो बच्चों यहां से वो निकल करके 5 मीटर आगे आ गया, ठीक है, 5 मीटर आगे आ गया। और 1 सेकंड, यानी कि जब टाइम 2 सेकंड हो गया, व्हेन द टाइम इज 2 सेकंड, ठीक है, तो वो यहां से कितना दूर पहुंच चुका है, ठीक है ना, सपोज कर लो और 5 मीटर, यहां से और 5 मीटर आगे चला गया, यहां से और 5 मीटर आगे चला गया, ठीक है। तो यहां पर देखो कितना डिस्टेंस वो कवर किया, 5 मीटर प्लस 5 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया ना, 10 मीटर। कितना हो गया? 10 मीटर। और टाइम कितना लगाया उसने? टाइम यहां से यहां तक 1 सेकंड, यहां से यहां तक फिर से 1 सेकंड, दैट इज टाइम इज 2 सेकंड। तो स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों ना, स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन। तो ये हो गया, डिस्टेंस कितना है 10 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 2 सेकंड, तो इट इज 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, ओके। तो ये एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल था स्पीड का फॉर्मूला यहां पर बताने के लिए। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा, इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है देखो, ठीक है। जैसे सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट है, वो 1 सेकंड में यहां पहुंचा, 1 सेकंड में 5 मीटर आगे बढ़ा, फिर और 1 सेकंड में, ठीक है, फिर से 5 मीटर आगे बढ़ा, फिर और 1 सेकंड में सपोज फिर से 5 मीटर आगे बढ़ा, फिर और 1 सेकंड में सपोज कर लो फिर से 5 मीटर आगे बढ़ा, ठीक है। तो वो एक कांस्टेंट स्पीड में वो मूव कर रहा है, हर 1 सेकंड में वो 5 मीटर आगे बढ़ता है, फिर 1 सेकंड में फिर 5 मीटर आगे बढ़ता है, फिर 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर आगे बढ़ता है, फिर 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर आगे बढ़ता है। इस तरीके से वो मूव कर रहे हैं। तो द बॉडी इज कवरिंग, देखो डिस्टेंस इक्वल है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम देखो यहां से यहां तक आने में 1 सेकंड लगा, यहां से यहां तक आने में 1 सेकंड लगा, यहां से यहां तक आने में 1 सेकंड, और यहां से यहां तक आने में भी 1 सेकंड लगा। जब कोई बॉडी इस तरीके से मूव करता है बच्चों, तो उसके स्पीड को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हो। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है? कांस्टेंट। बुक में आप लोगों के यूनिफॉर्म वाला टर्म ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, इफ ए बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस वो कवर किया, टाइम इंटरवल भी इक्वल है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो कैसे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं ना, इफ ए बॉडी is covering equal distances
in equal interval of time, in equal interval of time, then its speed is said to be यूनिफॉर्म स्पीड। तब उसके स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आया यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसके स्पीड को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आ गया? बहुत आसान है। ओके, अब अगर यहीं पर हम लिख दें कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब जैसे सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट है, एक सेकंड में सपोज कर लो वो यहां से यहां पहुंचा 5 मीटर, ठीक, और एक सेकंड में सपोज कर लो वो कितना आया? 4 मीटर, ठीक है। फिर यहां से निकलता है एक सेकंड के बाद सपोज कर लो वो यहां पहुंचा, डिस्टेंस कितना है? सपोज 6 मीटर, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है बच्चों, पहले एक सेकंड में वो 5 मीटर गया, फिर एक सेकंड में वो 4 मीटर गया, फिर एक सेकंड में वो 6 मीटर गया। तो क्या वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में? नो, द ऑब्जेक्ट इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? तो यहां पर पहले एक सेकंड में वो 5 मीटर गया, फिर एक सेकंड में 4 मीटर गया, फिर एक सेकंड में 6 मीटर गया। सो द ऑब्जेक्ट इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं ना? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल, बस यहां देखो ज्यादा चेंजेस नहीं, यहां इक्वल था, यहां पर क्या है? 5 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का इंटरवल एक एक सेकंड का है ना, उसे हम लोग चेंज नहीं किए हैं, लेकिन डिस्टेंस देखो 5, 4, 6 वो चेंज हो रहा है ना। तो ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। तो यहां बस आपको चेंज क्या करना है? इक्वल की जगह क्या लिख देना है? इफ ए बॉडी इज कवरिंग, यहां पर, अच्छा यहां चेंज करना था बच्चों, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल, ये वाला सेम रहेगा, टाइम का इंटरवल इक्वल रहेगा, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। और ये जनरल सा चीज है ना। जब आप कहीं जाते हो, सपोज मार्केट जा रहे हो, तो क्या आपका स्पीड यूनिफॉर्म रहता है? सपोज आप साइकिल में गए, है ना, तो साइकिल में आप कभी जाते हो तो कहीं पर ज्यादा भीड़ है तो वहां साइकिल का स्पीड घट जाता है, कहीं पर सपोज कर लो रोड खाली है तो वहां पर आपकी साइकिल का स्पीड बढ़ जाता है ना। तो इस तरीके से बच्चों जो स्पीड होता है हमारे डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग देखेंगे तो ज्यादातर नॉन यूनिफॉर्म होता है। ज्यादातर कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है। समझ में आ गया? इसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, तब भी आप यही लिखोगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इससे पहले वाला जो था यूनिफॉर्म स्पीड या फिर उसे यूनिफॉर्म मोशन भी बोलेंगे, तब भी आप वही लिखोगे जो पहले लिखे थे। समझ में आ गया? तो इसे बच्चों नोट डाउन कर लो, ओके फाइन, हो गया, ठीक। वैसे आप लोग तो वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब फाइनल होमवर्क, ठीक है। होमवर्क क्या क्या आपको होमवर्क्स करने हैं? पहला क्वेश्चन लिखोगे, व्हाट इज रेस्ट, ओके। दूसरा क्वेश्चन लिखोगे, व्हाट इज मोशन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखोगे, व्हाई, सबके आंसर्स आपको वीडियो क्लासेस में मिल जाएंगे, व्हाई रेस्ट एंड मोशन आर कॉल्ड रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डिफाइन, बिट 1 में लिखोगे डिस्टेंस, बिट 2 में लिखोगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट 4 differences between distance and displacement, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको कितने? 4 डिफरेंस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है।
व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों डिफाइन, बिट 1 में लिखोगे वेक्टर क्वांटिटीज और बिट 2 में बच्चों लिखोगे स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, इतना तक दिख रहा है आप लोगों को? चलिए बढ़िया, अच्छे से दिख रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड का मतलब क्या है? अच्छा, हर चीज को मेजर करने का एक यूनिट होता है बच्चों। स्पीड मेजर करने का यूनिट क्या होता है? मीटर एसआई यूनिट, यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, मीटर पर सेकंड। यानी कि डिस्टेंस तुम मेजर करोगे मीटर में और टाइम मेजर करोगे सेकंड में। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या है ना? मीटर पर सेकंड। तो यहां पर क्वेश्चन में वो आएगा राइट इट्स एसआई यूनिट, राइट इट्स एसआई यूनिट। ओके, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन, है ना? यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन, दोनों एक ही चीज है, उनका डेफिनेशन लिखना है। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इनका डेफिनेशन। तो ये है बच्चों आप लोगों का होमवर्क, और ये होमवर्क आप लोगों को कब तक सबमिट करना है? आज 19th है ना, आज 28, कितना डेट कितना जो भी है, विद इन 2 days। ठीक है, विद इन 2 days आपको ये होमवर्क सबमिट करना है। तो होपफुली आप लोगों को जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये क्लास हम लोग यहाँ पर खत्म करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो फिर आपके टाइम टेबल के हिसाब से आप लोगों को भेज दिया जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।